खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। शहर विधायक ने मंत्री जूली पर पेयजल योजनाओं को रोकने के लगाए आरोप। कहा, सिलीसेड से पानी लाने की स्कीम में डाली बाधा। वहीं ईस्टर्न कैनाल के लिए सीएम को प्रधानमंत्री से मिलने की दी सलाह। ज्ञानदेव आहूजा ने कहा, गलत टिकट वितरण से भाजपा ने पिछली बार उठाया नुकसान। वहीं इस बार हर सीट का पार्टी रखेगी ध्यान। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं आहूजा। करोड़ों की फंसी रकम दिलवाने के लिए जन सुनवाई में पीड़ित जमाकर्ताओं ने लगाई गुहार। वहीं नेहरू गार्डन में बैठक कर मुख्यमंत्री के घेराव की दी चेतावनी। और 2 दिन से घर में मौजूद सांप ने मौका मिलते ही महिला की ली जान। मुंडावर के चांदपुर में मजदूरी करती थी मृतका। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। शहर विधायक संजय शर्मा का कहना है कि पानी की समस्या को हल करने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन वर्तमान कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली स्वयं उन योजनाओं को रोकने में लगे हुए हैं और केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। संजय शर्मा के अनुसार ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री से मिलें। आरोप प्रत्यारोप लगाकर यह मामला हल नहीं हो सकता। वहीं उन्होंने कहा कि सिलीसेड से अलवर पानी लाने के लिए लाखों की योजना को भी कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली द्वारा रुकवा दिया गया। शहर विधायक के अनुसार मंत्री जूली ने पिछले 4.5 सालों में खुद की विधानसभा में कोई उल्लेखनीय काम नहीं किया। उन सहित पूरे राजस्थान में कांग्रेस सरकार के खिलाफ विपरीत वातावरण हो चुका है। शहर विधायक ने कहा कि ईस्टर्न कैनाल योजना पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे लेकर आई थी, लेकिन मौजूदा मुख्यमंत्री ने अब तक इस योजना को रोकने का काम किया है। वहीं चुनाव से चंद महीनों पहले उन्होंने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। भाजपा विधायक ने चंबल परियोजना को लेकर भी कांग्रेस नेताओं द्वारा किए गए वादे याद दिलाए। वहीं तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अलवर में सिर्फ पत्थरों पर नाम लिखवाने का काम मंत्री टीकाराम जूली करते हैं। देखिए, टीकाराम जूली जी इस वक्त बौखलाए हुए हैं, क्योंकि 4.5 सालों में उन्होंने खुद की विधानसभा में ऐसा कोई काम नहीं किया। और स्थिति ये है कि आज वो खुद की विधानसभा में वोट मांगने जाएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पूरे राजस्थान में राज्य सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा विपरीत वातावरण है। अशोक गहलोत जी खुद बौखलाए हुए हैं। 28 बड़े नेताओं की मीटिंग जो रंधावा जी ने और वेणुगोपाल जी ने की थी, उसमें अशोक गहलोत जी की बौखलाहट थी कि उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को ही बुरी तरह धमकाया। और टीकाराम जी खुद बौखलाए हुए हैं अपनी हार से। राजस्थान में जिस प्रकार से सरकार जा रही है उससे घबराए हुए हैं। और मेरा ये मानना है कि वो पहले आत्मचिंतन करें, उसकी विधानसभा में जाएं, क्या उन्होंने किया है क्या नहीं किया है, उसके बाद मुझसे बात करें। वो कहते हैं कि ERCP मुद्दे पर विधायक कुछ नहीं बोलते, बल्कि प्रधानमंत्री। देखिए मेरी बात सुनिए। ERCP मुद्दे पर सबसे बड़ी योजना जो लेकर आई आदरणीय वसुंधरा राजे जी लेकर आई, पूरे राजस्थान के 13 जिलों की पानी की योजना थी, उसको लेकर उन्होंने योजना बनाई थी। अशोक गहलोत जी ने 4.5 पौने 5 साल तक इस योजना को रोकने का काम किया। गत 6 महीनों से उन्होंने हल्ला मचाना शुरू किया। अगर इतना ही बड़ा दिल राजस्थान सरकार का है तो वो माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करें, व्यक्तिगत रूप से बात करें। और ERCP योजना जो श्रेय लेना चाह रहे हैं वो आदरणीय वसुंधरा राजे जी की सरकार है। जहां तक टीकाराम जूली जी की बात है, 38 लाख करोड़ की योजना, सिलीसेड से अलवर पानी लाने की योजना, जो हमारे सिंचाई विभाग ने, जलदाय विभाग ने तत्कालीन जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी जी के माध्यम से राज्य सरकार को भिजवाई गई थी। उस सिलीसेड के माध्यम से अलवर शहर की जनता को पानी मिलता, उसको रोकने का यदि किसी ने काम किया तो टीकाराम जूली जी ने किया। 35 करोड़ की योजना नटनी के 12 से लेकर के जयसमंद तक पक्की नहर का योजना सिंचाई विभाग द्वारा राजस्थान सरकार को भेजी गई है। उसको यदि रोकने का कोई काम कर रहा है तो टीकाराम जूली कर रहा है। चंबल परियोजना को लेकर के गत नगर परिषद चुनाव 2019 के चुनाव में इन्हीं टीकाराम जूली जी ने अलवर शहर में, जो बीना गुप्ता जी सस्पेंड हुई थी एंटी करप्शन के द्वारा पकड़े जाने के बाद, उनके चुनाव प्रचार में उसी वार्ड में जाकर उन्होंने घोषणा की थी कि नगर परिषद की आचार संहिता हटते ही चंबल के पानी का भूमि पूजन शिलान्यास आदरणीय
अशोक गहलोत जी, माननीय जितेंद्र सिंह जी के द्वारा किया जाएगा और अलवर शहर की जनता को पानी मिलेगा। वो वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपके चैनल्स पे चली हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं टीकाराम जी से, ना तो चंबल का पानी आया, ईसरदा पानी की घोषणा जलदाय मंत्री जी ने करी, वो भी 7 साल बाद सरप्लस हुआ तो मिलेगा। सीधा सीधा भावार्थ ये है, अगर अलवर शहर की जनता का सबसे बड़ा कोई विरोधी है तो वो टीकाराम जूली है। हर पानी की योजना को वो रोकता है, लेकिन अलवर शहर में आकर पत्थरों पे नाम लिखवाने का काम यदि कोई करता है तो टीकाराम जूली करता है। देखिए, ये तो सरकार ने योजना क्यों बनवाई? मैंने विधानसभा में 2022 में सितंबर में ये मांग उठाई थी, तो इसी राज्य सरकार ने योजना बनवा के मंगवाई ना, ठीक है ना, राज्य सरकार ने मंगवाई। रोकने वाला कौन है? टीकाराम जूली। तो ये जवाब पूछो कि जनता के जब शहर में रह रहे हैं, वो खुद शहर के वाटर वर्क्स का पानी वो पी रहे हैं, फिर जनता को पानी क्यों नहीं लेने दे रहे हैं? उनके खुद के घर में खूब अच्छा पानी आ रहा है और आज जनता पानी को तरस रही है। गौरतलब है कि इससे पहले कैबिनेट मंत्री जूली कई बार कह चुके हैं कि ईस्टर्न कैनाल को नेशनल प्रोजेक्ट नहीं बनाने के पीछे केंद्र की गलती है। इसके अलावा वे अलवर सांसद और शहर विधायक पर भी सुस्ती का आरोप लगा चुके हैं। और वहीं सामान्य चिकित्सालय के सामने स्थित टीबी हॉस्पिटल के पास एमडीआर वार्ड के नए भवन का गुरुवार को शहर विधायक संजय शर्मा ने लोकार्पण किया। 19 लाख की लागत से तैयार इस एमडीआर वार्ड में टीबी से ग्रस्त संक्रमित मरीजों को भर्ती किया जा सकेगा। इस दौरान शहर विधायक ने कहा कि मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की मीटिंग में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी द्वारा इसके लिए बजट की मांग की गई थी। इसके बाद शहर विधायक ने राज्यसभा सांसद और कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव से आग्रह किया, जिन्होंने अपने कोटे से 19 लाख की राशि स्वीकृत की थी। देखिए, जब मैं विधायक बना था, लगभग ये 2019-20 की बात है, मैं अस्पताल में एमआरएस मीटिंग में आया था, तो पीएमओ साहब ने विशेष महती आवश्यकता बताई थी कि जो बहुत ज़्यादा संक्रमित मरीज हैं उनके लिए एमडीआर वार्ड की आवश्यकता है। तो मैंने उनसे बताया था कितनी लागत का बनेगा, तो उन्होंने कहा कि कम से कम 8 बेड का या 6 बेड का वो एमडीआर वार्ड बन जाए, तो बहुत ज़्यादा संक्रमित जो टीबी रोग से ग्रसित होते हैं उनके लिए अलग वार्ड बन जाए, जिससे इन्फेक्शन बाहर ना फैले और उनको भी अच्छा इलाज मिले। उसको लेकर के मैंने आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, जो भारत सरकार में श्रम एवं रोजगार, वन एवं पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री हैं, उनसे आग्रह किया था कि आप अपने सांसद निधि कोष से हमें वो राशि आवंटित करने की कृपा करें। और मुझे बताते हुए खुशी है कि इस अस्पताल परिसर या अस्पताल परिवार की मांग को देखते हुए मरीजों को अच्छा इलाज मिले, उन्होंने आगे बढ़ करके इस भवन के लिए राशि स्वीकृत करी। इस भवन के निर्माण के लिए हमने पीडब्ल्यूडी को एजेंसी बनाया था और वो भवन बन के आज तैयार खड़ा है। उसका विधिवत आज लोकार्पण हुआ है। उधर कार्यक्रम के दौरान नगर निगम के महापौर घनश्याम गुर्जर, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य ज्ञानदेव आहूजा के अनुसार पार्टी ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत बूथ स्तरीय कमेटी को मजबूत किया जा रहा है। वरिष्ठ भाजपा नेता ने विधानसभा चुनाव में 150 से 170 सीटें आने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि अभी आला कमान ने टिकट वितरण के लिए गाइडलाइन तैयार नहीं की है। वहीं इस बार टिकटों का गलत वितरण नहीं होगा, जिसके कारण पार्टी को पिछली बार काफी नुकसान उठाना पड़ा था। भाजपा प्रदेश में प्रत्येक सीट पर ध्यान देगी। और विनर कैंडिडेट हो, जीतने वाला और जीतने वाली सीट, ये तय जरूर किया जाएगा। लेकिन टिकट देने का क्राइटेरिया क्या होगा, इसके बारे में केंद्र जब तक गाइडलाइन नहीं देता, मैं इसके संबंध में व्याख्या नहीं कर सकता। ऐसा है, कमजोर सीटें जैसे जिन सीटों पर हम नहीं जीते, कांग्रेस के लोग जीते हैं या हम सेकंड आए हैं, ऐसी सीटों पर जरूर ध्यान दिया जाएगा, जरूर फोकस किया जाएगा। जो हम सीटें जीत चुके हैं और उन पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। हम इस मतदान व्यवस्था में अहम में नहीं आ जाए कि अमुक सीट हमने जीत ली इसलिए इस बार जीतोगी, उस सीट पर भी ध्यान दिया जाएगा जो बहुत मजबूत है। 3rd नंबर पर जिन सीटों पर उनका क्या रहेगा सर? ऐसा है कि 3rd नंबर पर टिकट का गलत वितरण हुआ, टिकट का सही वितरण नहीं हुआ, इसलिए आए। बाकी तिजारा हमारी सीट है। तिजारा से जो कैंडिडेट जीता है वो बसपा सीट पर जीता, वो भाजपा का ही था। भाजपा का युवा मोर्चा अध्यक्ष रहा, प्रदेश मंत्री रहा और भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता था, सक्रिय सदस्य नहीं, सक्रिय कार्यकर्ता था। अब उसको टिकट नहीं मिला, बसपा का टिकट लिया, सीट वो भाजपा की ही है। उधर पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा के अनुसार राजस्थान में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसके अलावा दुष्कर्म के मामले भी सबसे ज्यादा इसी प्रदेश में है।
साथ ही दलित वर्ग पर अत्याचार बढ़े हैं। राजस्थान में सबसे ज़्यादा दुष्कर्मों की श्रृंखला है और दुष्कर्म 7 साल 5 साल की बच्ची से लेकर के 80 साल की बुढ़िया तक हैं। ऐसे ऐसे दुष्कर्म हुए हैं और बच्ची से दुष्कर्म करके भट्टियों में डाल दिया, कहीं दुष्कर्म करके उनके ऊपर तेजाब फेंक दिया, कहीं दुष्कर्म करके उनको तेजाब के दौरान हत्या हुई तो कहीं दुष्कर्म करके उसके टुकड़े टुकड़े हुए। ऐसी घटनाएं राजस्थान में, पूरे देश में राजस्थान में दुष्कर्म नंबर 1 पर है। भ्रष्टाचार की अति हो गई। उनका ही एक मंत्री और कई विधायक विद्रोह पर उतार हुए हैं। एक मंत्री रहे हुए श्रीमान गुड़ा साहब को इन्होंने बर्खास्त भी किया। वो टेबल करना चाहते थे, विधानसभा में टेबल करना पड़ता है, टेबल करना चाहते थे लाल डायरी को। उस डायरी में प्रधान मुख्यमंत्री जी से लेकर के और मंत्रियों, कई मंत्रियों के और भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, उसका लेखा जोखा है। वो डायरी जब टेबल करने लगे मंत्री महोदय, बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा साहब, श्रीमान राजेंद्र गुड़ा, तो उनके ऊपर कांग्रेस के विधायक और मंत्री ऐसे टूटे जैसे किसी गुंडे बदमाश को घेर रहे हों और लाल डायरी उनसे छीन ली। लेकिन उसकी दूसरी कॉपी उनके पास है। अभी 3 पेज उन्होंने खोले जिसमें राजस्थान पर्यटन निगम के अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र राठौड़, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत और उनके सुपुत्र श्री वैभव गहलोत जो क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनके बहुत सारे घोटाले खुले हैं। ऐसी श्रृंखला भ्रष्टाचार की घोटालों में है। तीसरी बात यह है कि कांग्रेस में अपना लंगोट तो संभल नहीं रहा, लेकिन आरोप दूसरों पर लगा रहे हैं। 3 मंत्री विद्रोह पर हैं और लगभग 15 से 17-18 विधायक विद्रोह पर हैं। अलवर के मिनी सचिवालय में गुरुवार को सुनवाई के दौरान कई स्थानों से परिवादी पहुंचे। वहीं अनेक कार्यकर्ताओं ने विभिन्न कंपनियों में फंसी करोड़ों की रकम दिलवाने की गुहार लगाई। जिला प्रशासन की ओर से गुरुवार को मिनी सचिवालय में जन सुनवाई आयोजित की गई। इस दौरान कलेक्टर की गैर मौजूदगी में एडीएम उत्तम सिंह शेखावत ने सुनवाई की। वहीं जिले भर से आए लोगों ने अपनी समस्याएं रखी। यहां चिट फंड कंपनियों से त्रस्त लोग भी पहुंचे। उन्होंने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि बर्ड्स एक्ट के तहत चिट फंड कंपनियों की राशि और संपत्ति सरकार ने सीज कर दी है। ऐसे में इस एक्ट के तहत सरकार को 180 दिनों में उपभोक्ताओं की जमा राशि का 3 गुना भुगतान किया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। ऐसे में जन सुनवाई में पहुंचे लोगों ने यहां ऑफलाइन काउंटर खोलकर समस्याओं का समाधान करने की मांग उठाई। वहीं ऐसा नहीं होने पर आगामी दिनों में मतदान का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। बर्ड्स एक्ट कानून 2019 जो संसद के आदेश द्वारा बना है, उसको पारित कराने के लिए है कि जितनी भी चिटफंड कंपनियां थी, जिन्हें चिटफंड बोला जाता है, जैसे सारा, PACL, ऐसी 2 लाख कंपनियां हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो उन कंपनियों में गरीब जनता का जो पैसा फंसा हुआ है, हम जैसों का फंसा हुआ, हमारे मिलने वालों का फंसा हुआ है, वो पैसा बर्ड्स एक्ट कानून के तहत मिल जाए, क्योंकि बर्ड्स एक्ट कानून के अंदर जमा धन का 3 गुना पैसा रिटर्न करेगी सरकार और 180 दिन के अंदर करेगी। इसकी मांग को लेकर हमने जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आज आए हैं। इससे पहले हमारे संगठन के ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आज़ाद जी दिल्ली से अलवर आए हुए थे। आज नेहरू गार्डन में हमारी मीटिंग थी, वहाँ मीटिंग हमने की और उसके बाद हम ये ज्ञापन देने आए हैं। अगर अपन बात करें पूरे भारतवर्ष की तो समथिंग 42 करोड़ से ऊपर हैं, और अलवर ज़िले की बात करें तो कम से कम 6 लाख व्यक्ति हैं जो अन्य कंपनी में हैं, जिनका अन्य कंपनी में पैसा जमा है। इन कंपनियों को लाइसेंस गवर्नमेंट ने दिया, गवर्नमेंट ने बर्ड्स एक्ट कानून के तहत इन कंपनियों को बंद किया। इनकी प्रॉपर्टियां पड़ी हैं, उन प्रॉपर्टियों को सीज कर रखा है गवर्नमेंट ने। इनके मालिक जेलों में हैं, तो इनका पैसा कौन दे? गवर्नमेंट दे, क्योंकि इन कंपनियों ने 30 साल तक, 40 साल तक अगर काम किया तो गवर्नमेंट के पीछे तो किया, लाइसेंस लेके बैठे थे। क्या 30 साल से गवर्नमेंट नहीं सो रही थी? 30 साल बाद, 40 साल बाद उनको पता लगा चिट फंड है। हमारी सिर्फ इतनी सी मांग है, जैसा कि अदर स्टेटों में चल रहा है, ऑफलाइन काउंटर खोलकर भुगतान के ये फॉर्म दिए जा रहे हैं, उसी तरीके से हमारे अलवर जिले में भी भुगतान फॉर्म खोल के जमा हो। उधर गुरुवार को ही नेहरू गार्डन में ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया। संगठन से जुड़े मदन लाल आजाद और मोहन लाल जैन ने बताया कि कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा से मिलने पर उन्होंने भी कार्यवाही का भरोसा दिलाया था। वहीं अब इस कार्यक्रम के जरिए ठगी पीड़ित परिवारों द्वारा फॉर्म भरवाए गए, जिन्हें जिला कलेक्टर को दिया जाएगा। उनसे
ऑफलाइन फॉर्म भिजवाने के लिए कहा गया है, क्योंकि ऑनलाइन प्रणाली में सर्वर एवं अन्य तकनीकी खामियां सामने आ जाती हैं। उन्होंने कहा कि 5 सितंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का घेराव भी प्रस्तावित है। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 हमारी पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से बनाया है। उस कानून में पार्लियामेंट ने और केंद्र सरकार ने ये व्यवस्था की है कि जो भी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हैं, वो किसी भी कंपनी या सोसाइटी के हों, वो अपने जिला कलेक्टर के यहाँ आवेदन करेंगे और जिला कलेक्टर उनके आवेदन पर कार्रवाई करते हुए उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में वापस करेगा। लेकिन अलवरी क्या साहब, पूरे देश में कुछ चंद जिले ऐसे हैं जहां इस कानून का पालन किया जा रहा है। ज़्यादातर 90% हिस्सों में देश में कानून का पालन नहीं हो रहा, अलवर में भी नहीं हो रहा है। इसलिए आज अलवर में ये एक जागरूकता समारोह रखा गया है कि हम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को जगाएं, उनको उनके भुगतान की गारंटी के अधिकार के विषय में बताएं। और जब वो जागरूक हो जाएंगे तो सब जाहिर सी बात है, जागरूक आदमी का कौन शोषण कर पाता है। तो हमारा जो ये कार्यक्रम है आज का विशेष तौर से इसीलिए है कि जागरूक हों साथी। ज्ञापन तो हमारे साथी 4 बार पहले भी यहाँ कलेक्टर साहब को दे चुके हैं, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। हम 5 सितंबर को राजस्थान के सीएम का घेराव कर रहे हैं। उसकी तैयारियों के लिए प्रत्येक ज़िले में हमने इस तरह की जनसभाएँ रखी हैं। सभी जगह हम जाएंगे, साथियों को तैयार करेंगे और 5 सितंबर को कम से कम 1 लाख से ज़्यादा लोगों को साथ लेकर के राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय का घेराव करेंगे और उनसे अपील करेंगे कि साहब ये जो कानून है, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून, इसका ठीक से इम्प्लीमेंटेशन करें। इसके दायरे में देश की हर कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी आती है, लेकिन आपने यहाँ राजस्थान में केवल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ऊपर इस कानून को लागू किया है। बाकी लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, बाकी लोगों के आवेदन भी नहीं लिए जा रहे, बाकी लोग रोजाना मर रहे हैं यहाँ। योगेश मिश्रा जी के तत्वाधान में ये ठगी पीड़ित परिवार की ओर से कार्यक्रम यहाँ नेहरू गार्डन में आयोजित किया, जिसमें अलवर शहर के सभी लोग जो ठगी पीड़ित परिवार के सदस्य हैं, उन्होंने यहाँ आकर फॉर्म भरे गए। ये सारे फॉर्म कलेक्टर साहब के प्रेषित किए जाएंगे। हमारे राष्ट्रीय नेता मदन लाल आज़ादी आज हमारे बीच में मौजूद हैं, उनके साथ अभी सभी लोग हम जाएंगे कलेक्टर ऑफिस और हम कलेक्टर साहब को ये फार्म प्रेषित करेंगे और उनसे हम गुजारिश करेंगे कि और सभी के फार्म भी ऑफलाइन लिए जाएं और इसके लिए यहाँ एक डेस्क खुलवाई जाए, जिससे सभी आदमी वहाँ आकर अपने फार्म प्रेषित कर सकें। जो ऑनलाइन इन्होंने सुविधा दे रखी है, उस पर कई बार फार्म जमा नहीं होते हैं, लोग बाग परेशान होते हैं। इसलिए हमने ये आज कार्यक्रम रख के सभी को सुविधा प्रदान की है कि फार्म भर के आप कलेक्टर ऑफिस में जमा कराएं। जो आदमी नहीं आए वो बाद में भी जाके कलेक्टर ऑफिस अपना फार्म जमा करा सकते हैं, ये बाई डाक भी वहाँ भिजवा सकते हैं। कुल मिलाकर अपनी मेहनत की कमाई वापस पाने के लिए जमाकर्ता परिवार जूझ रहे हैं और देखना है कि सरकार और प्रशासन कितनी जल्दी उन्हें राहत दिलवा पाते हैं। उधर मिनी सचिवालय में एडीएम उत्तम सिंह शेखावत ने आम जन की परिवेदनाएं सुनी। इस दौरान जिले के प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य और अन्य समस्याओं के प्रकरण निस्तारित किए गए। जिला स्तरीय जन सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में शहरी और ग्रामीण लोगों की भीड़ रही। और वहीं मिनी सचिवालय पहुंचे अभिभावक ने जिला कलेक्टर को शिकायत कर उसके 3 बच्चों को निजी स्कूल से जबरन निकालने की बात कही है। सिरमौली के अकबर खान के अनुसार विज्ञान नगर टेल्को सर्कल के पास उसके 2 पुत्र और 1 पुत्री एलकेजी से ही अध्ययन करते हैं। मौजूदा सत्र में उसने तीनों बच्चों की फीस भी जमा करवा दी थी, लेकिन गुरुवार को प्राचार्य ने फोन कर बच्चों की टीसी ले जाने के निर्देश दिए। अभिभावक के अनुसार बेवजह ही टीसी काटी जा रही है, जबकि स्कूल प्रशासन के कहे अनुसार स्कूल यूनिफॉर्म और किताबें आदि खरीदी जा चुकी हैं। क्या समस्या है, किस मामले में? सर, हमारे बच्चों को मैम दिखा रही है। कौन सी स्कूल के? महारानी कॉन्वेंट स्कूल से। कहाँ पढ़ती है ये टेल्को 84 किलोमीटर आगे। क्यों निकाल रही मैडम बच्चों को, क्या मामला? सब पूछा, ऐसा कोई कुछ नहीं बोला उसने। फिर इसकी कुछ ऐसा कोई लफ्ज़ ही नहीं बोला उसने कि मैं इस वजह से दिखा रही हूँ। लेकिन मैंने बोला मैम रीज़न बताओ, आप कुछ तो बताओ मैम। मैंने खूब गुहार लगाई, मैम कुछ तो करो मैम। बच्चों की किताब आई है 10-12 हज़ार रुपये की, तो और फिर बच्चों का ड्रेस का खर्चा भी, जूता भी है। बड़ा लड़का 7th में पढ़ता है, लड़की 5th में पढ़ती है और ये 3rd 2nd पढ़ता है। सलमान। 3 बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं सर।
तो तीनों को हटा रही है? हाँ, तीनों को हटा रही है। 3 बच्चों को ले जाओ आप पीछे। किसी तरह का अगर कोई रीजन नहीं है? कोई बताई नहीं, कमी नहीं बताई बच्चों में। ले बच्चे के कमजोर है, कुछ ऐसा नहीं, बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है सर। तो कब आया था फोन मैडम का? सुबह। आज सुबह आया? हाँ, 8 सुबह आया, 8-9 बजे। मैं तुरंत फ़ोन भाई ने उठाया, उनका मैडम का फ़ोन आ रहा है, ऐसे बातों को तीसरी देर में मैं तुरंत लेके गया मोटरसाइकिल को। जब बोला, मैं खूब गुहार लगाई, मैम सफल, मैम मानी नहीं। उनको आप तो ले जाओ बच्चों को। कोई कारण भी नहीं बता रही? कोई कारण नहीं बताया सर, ऐसा कोई बताता तो हम उस पर पेट तो भर जाता। फीस वगैरह सब आपकी? सब, हाँ, 11,250 फीस दे दिया। अब तक की फीस जमा है? हाँ, अब तक फीस जमा है, और आगे दिसंबर में मैंने फाइनल करने की बोला था। 45,000 फीस है लाइफ। अब कितने जमा कर चुके हो आप? 11,250। 11,000 कर। मुंडावर के ग्राम चांदपुर में गत रात्रि एक महिला की जहरीले सांप के काटने से मौत हो गई। मृतका 27 वर्षीय रचना अपने पति दीपक के साथ यहां एक बिल्डर के पास मजदूरी करती थी। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले की मूल निवासी रचना को गत देर रात जहरीले सांप ने काट लिया। मुंडावर के सीएचसी से महिला को अलवर रेफर किया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं ठेकेदार सुभाष ने बताया कि यह दंपत्ति उनके जरिए बिल्डर के यहाँ काम कर रहा था। इन्होंने 2 दिन पहले भी अपने घर में सांप देखा था। घर में छिपे इसी सांप ने महिला को डस लिया। बगड़ तिराहा थाना अंतर्गत ग्राम नसोपुर निवासी एक बाइक सवार को अज्ञात बदमाशों ने गंभीर रूप से घायल कर दिया। जानकारी के अनुसार नसोपुर निवासी राकेश बाइक पर सवार होकर अपने गांव जा रहा था। रास्ते में नकाबपोश अज्ञात बदमाशों ने चलती बाइक पर डंडा मारकर उसे गिरा दिया। जख्मी हुए राकेश को स्थानीय लोगों की मदद से सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। मेरा नाम राकेश भाई। राकेश कहाँ के रहने वाले? नसोपर को भाई। क्या हुआ था? मेरे पास भाई, मैं अलवर से जा रहा हूँ घरे जा रहा हूँ, तो भाई शुरू की लाठी हाथ में झेली, झेल को दूसरी दी टेट में दे दी, फिर तीसरी फिर भी टेट में दे दी, फिर तीसरी लाठी पड़ते तो फिर मैं खेतन में मोटरसाइकिल में सुना समझ खुदा दी मैंने। अब मोड़ा बांध रखो भाई, उन्हें जन कौन आ कौन नहा, वो 2 जन 3 आदमी है। अलो एनी भी काम करके, क्या काम करते? रंग पेंट का भाई, वो तो पता ही ना लगो जन कौन लायो कौन ना लायो भाई। अपनी भाई गाँव बस्ती में कोई सुना हो, भगवान जन भाई जन कौन ने दी कौन ने ना दी भाई। उन्हें तो मोड़ा बांध रखा भाई, 2 का जन 3 ना पैदल भाई, हुए तो खड़ा हुए तो। नर्सिंग संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेश व्यापी आह्वान पर 18 जुलाई से सामान्य चिकित्सालय के बाहर धरना जारी है। एसोसिएशन अध्यक्ष राजपाल सिंह यादव के अनुसार 2 घंटे का कार्य बहिष्कार भी किया जा रहा है। वहीं 11 सूत्रीय मांगों पर सरकार का कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया है। उन्होंने कहा कि 25 अगस्त को जयपुर में वहां विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। वेतन भत्ता एक समान, दिल्ली हो या राजस्थान, वेतन भत्ता एक समान, दिल्ली हो या राजस्थान, वेतन भत्ता एक समान। राजस्थान संयुक्त नर्सिंग संघर्ष समिति के अलवर के द्वारा प्रदेशव्यापी आह्वान पर हमारा 18 तारीख से लगातार धरना जारी है, और हमने कल से 2 घंटे का कार्य बहिष्कार पूरे जिले के अंदर चिकित्सा संस्थानों पर किया है। और आप देख भी रहे हैं कि जिस प्रकार से कार्य बहिष्कार में संपूर्ण नर्सेज बाहर निकल के आए हैं, तो सरकार से हमारी यही निवेदन पूर्वक हमने 18 तारीख से ही लगातार हम शांतिपूर्ण तरीके से धरना देकर के अपनी मांगों को ध्यानाकर्षण करते रहें, लेकिन सरकार को अभी तक कोई सकारात्मक रुख नहीं आया है। इसका यह समझ को आ रहा है कि सरकार ने संवेदनशीलता के बजाय नर्सेज के धैर्य की परीक्षा ले रही है, और इसके लिए हमने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया है। और 25 तारीख को सभी नर्सेज सामूहिक रूप से सामूहिक सील लेकर के जयपुर की राजधानी, हमारे राज्य की राजधानी जयपुर में एकत्रित होंगे, और वहाँ एक विशाल महारैली का आयोजन किया जाएगा। अब भी हम सरकार से निवेदन करते हैं कि मरीजों की परेशानी को समझते हुए और आमजन की राहत को समझते हुए निश्चित रूप से नर्सेज की हड़ताल को खत्म कराना चाहिए। शहर में टेल्को चौराहे के समीप स्थित साईं मंदिर से रैली निकालकर अंगदान के प्रति लोगों को जागरूक बनाया गया। यह रैली साईं चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा निकाली गई। यहाँ मौजूद राजकुमार सैनी ने बताया कि रैली को चेयरमैन आर.के. सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही वक्ताओं ने कहा कि इस तरह की उदारता मन की महानता को दर्शाती है। हाल ही 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस भी मनाया गया था। रैली साईं चैरिटेबल हॉस्पिटल से टेल्को चौराहे होते हुए निकाली गई है, और ये अंगदान महादान के उपलक्ष्य में पूरा वीक प्रोग्राम हुए हैं, जिसमें पहले पोस्टर प्रेजेंटेशन हुए थे और आज रैली, जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके और अंगदान के लिए प्रेरित किया जाए। लोगों को नारे लगा के पोस्टर प्रेजेंटेशन से और रैली निकाल करके
लोगों को जागरूक किया है कि अंगदान के लिए प्रेरित हों और अंगदान करें। हरियाणा के पलवल में हिंदू संगठनों द्वारा 28 अगस्त को रैली के साथ ही मंदिर में जलाभिषेक किया जाएगा। इस कार्यक्रम में ब्रजभूमि कल्याण परिषद भी शामिल होगी। संयोजक डॉक्टर पंकज गुप्ता के अनुसार भर्तरी धाम से ले जाया गया जल पलवल के शिव मंदिर में अर्पित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नूह में अधूरी रही यात्रा अब 28 अगस्त को की जा रही है। समाज और विभिन्न संगठन मिलकर के इस यात्रा को जो अधूरी रह गई है जलाभिषेक यात्रा, इसको पूरा करेंगे। और इसको पूरा करने के लिए 28 अगस्त का जो दिन है वो तय किया गया है। सोमवार का दिन है, 28 अगस्त का दिन है और उस दिन तय किया गया है। तो ब्रजभूमि कल्याण परिषद भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। तो ब्रजभूमि कल्याण परिषद अलवर के जेल चौराहे से 7 बजे का तय किया है। 7 साढ़े 7 बजे हम यहाँ से जो है गाड़ियों में, बसों में और मोटरसाइकिल के माध्यम से ये यहाँ से ये यात्रा महिला पुरुष बच्चे जो भी हैं और वो यात्रा में और ये फिरोजपुर होते हुए और नल्लड़ नूह जाएंगे और वहाँ पर जलाभिषेक करेंगे। उससे पहले हम भर्तरी के गौमुख से, भर्तरी बाबा के गौमुख से और जो है वो जल लेकर के आएंगे और उस जल को जो है अपन यहाँ जेल चौराहे पर हनुमान मंदिर में रखेंगे और यहाँ से जो है 28 तारीख को सुबह रवाना होंगे। शहर में बुधविहार और विजयनगर कॉलोनी की महिलाओं ने तीजोत्सव मनाया। इस मौके पर महिलाओं ने गीत गाए और नृत्य किया। इसके अलावा गेम्स खेले और रैंप वॉक भी किया। इस दौरान तीज क्वीन प्रतियोगिता में उमा खंडेलवाल प्रथम, पुष्पलता चौहान द्वितीय और सरोज बंसल तृतीय रही। विजेताओं को पुरस्कार स्वर्गीय राजेंद्र कुमार गुप्ता की स्मृति में उनकी पत्नी विनीता गर्ग की तरफ से दिए गए। वहीं तीज क्वीन के विजेताओं का निर्णय इंदु जैन, लक्ष्मी अग्रवाल और सरिता बंसल ने किया। और वहीं वैश्य महिला महासम्मेलन द्वारा अलवर में तीज महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस तीज महोत्सव की थीम सनातन परंपरा एवं भगवान विष्णु के अवतार पर थी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विपिन लता सिंघल रही, जबकि अति विशिष्ट अतिथि कांता जसोरिया, नीलू जैन और डॉक्टर इंदिरा गुप्ता सहित विशिष्ट अतिथि विमला देवी एवं शशिकला विजय रही। तीज महोत्सव की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष वैशाली जसोरिया ने की। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। वहीं जिलाध्यक्ष ने सनातन परंपरा और उसकी विकास यात्रा पर विस्तार से प्रकाश डाला। साथ ही कहा कि सनातन धर्म को बचाने के लिए भगवान विष्णु समय समय पर विभिन्न रूपों में अवतार लेते हैं। तीज महोत्सव के माध्यम से इन्हीं अवतारों का सजीव चित्रण किया गया। मुख्य अतिथि विपिन लता सिंघल ने कहा कि सृष्टि के निर्माण से लेकर कलयुग तक सनातन धर्म सत्य और शाश्वत है। उधर कार्यक्रम में कोषाध्यक्ष अंजू गोयल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरला जैन एवं उषा जैन, उपाध्यक्ष संगीता हल्दिया और कुसुम गुप्ता, प्रवक्ता दीपा खंडेलवाल सहित मीडिया प्रभारी कंचन गोयल आदि मौजूद रहीं। अखिल भारतीय वैश्य महिला विश्व महासम्मेलन का जिला स्तर पर प्रथम बार तीज महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के प्रति मेरी पूरी जिला कार्यकारिणी टीम का उत्साह देखे नहीं बन रहा है। कई दिन से हम लोग तैयारियां कर रहे थे और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के जिला अध्यक्ष प्रदेशाध्यक्ष श्रीमान बनवारी लाल सिंघल जी की धर्मपत्नी श्रीमती विपिन लता सिंघल जी हैं और मेरी अतिरिक्त विशिष्ट अतिथि हैं नीलू जैन और डॉक्टर इंदिरा गुप्ता हैं। और यह जो प्रोग्राम हो रहा है यह जिले में पहली बार हो रहा है और जिसमें सभी महिलाएं जितने भी वैश्य समाज के बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और वैश्य समाज के बैनर तले जो भी मुझे कार्य करने को मिल रहा है मैं बड़ी निष्ठापूर्ण तरीके से इस कार्यक्रम को संबोधित कर रही हूँ और इस कार्यक्रम को कर रही हूँ। मैंने रामगढ़, खेरली, बालसूर, खैरतल, कटुमर आदि सभी जगह से अध्यक्ष और महामंत्रियों को भी निमंत्रण दिया। C2 से जुड़ी लाल झंडा ई रिक्शा श्रमिक एकता यूनियन की बैठक मनोहर लाल नायक की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में वक्ता के रूप में जिला संयोजक रघुनाथ बवेजा ने एडवोकेट पंकज सांवरिया के नाम का प्रस्ताव जिला महामंत्री के लिए रखा। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। इसके अलावा बैठक में ई रिक्शा चालकों के लिए स्टैंड के निर्माण और ट्रैफिक पुलिस द्वारा प्रताड़ना बंद करवाने आदि की मांग उठाई गई। बैठक में परमानंद सैनी, गोविंद सिंह, प्यारेलाल, किशन लाल, मुरारी लाल और सज्जन सिंह आदि उपस्थित रहे। लाल सलाम, लाल सलाम, CITU को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। ई रिक्शा यूनियन अलवर जो लाल झंडा के बैनर तले ई रिक्शा यूनियन जो संगठन है C2
उसकी आज बैठक आयोजित की गई है इस बात को लेकर के कि जो अलवर ज़िले के अंदर ई रिक्शा के जो चालक हैं उनके समक्ष विभिन्न प्रकार की समस्याएं ट्रैफिक पुलिस द्वारा होती है, जैसे पार्किंग की समस्या है और बेवजह उनको प्रताड़ित परेशान किया जाता है। इन सभी मांगों को लेकर के आज एक बैठक आयोजित की गई है। इस संबंध में आगामी दिवस में प्रशासन के सामने अपनी बातों को रखा जाएगा मनवाने के लिए। और साथ ही साथ आज संगठन का संगठनात्मक ढांचा ठीक करते हुए अलवर शहर की जो कार्यकारिणी है उसके अंदर संगठन के पदाधिकारियों ने मेरा नाम पंकज सांवरे एडवोकेट ई रिक्शा यूनियन अलवर लाल झंडा सीटू बतौर महामंत्री का प्रस्तावित किया है, जिसका सर्वसम्मति से सभी ने अनुमोदन करते हुए प्रस्ताव पारित कर दिया। जिला हैंडबॉल संघ की ओर से इंदिरा गांधी स्टेडियम में 2 दिवसीय जिला ओपन सीनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में स्टेडियम क्लब की टीम विजेता रही। आयोजन सचिव महेश गुर्जर ने बताया कि गुरुवार को सेमीफाइनल और फाइनल मैच खेले गए। प्रतियोगिता के फाइनल में स्टेडियम क्लब की टीम ने मीरका बसई को पराजित कर दिया। इस टूर्नामेंट में पुरुष और महिला वर्ग की 15 टीमों के 170 खिलाड़ियों की भागीदारी रही। वहीं विजेता टीम 22 से 25 अगस्त तक जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अलवर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगी। ये जिला हैंडबॉल संघ की ओर से डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट है सीनियर ओपन जी। क्या कहाँ की कितने टीम? इसमें बॉयज वर्ग में 10 टीम भाग ले रही हैं, गर्ल्स वाइज में 5 टीम भाग ली हैं। वो 22 से 25 स्टेट टूर्नामेंट जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम में 120 लड़के बॉयज में और लगभग 50 के समथिंग गर्ल्स हैं। अभी सेमीफाइनल मैच चल रहा है, फाइनल मैच एंड स्टेडियम क्लब वर्सेज जो इसमें से निकलेगी मीरका बसई। और वहीं राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों के दूसरे चरण की ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता गुरुवार से शुरू हुई। राजकीय प्रताप स्कूल में उमरैन ब्लॉक की टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की गई। मुख्य निर्णायक विजेंद्र सिंह नरूका ने बताया कि इसमें पुरुष वर्ग में 33 और महिला वर्ग में 4 टीमें भाग ले रही हैं। वहीं विजेता टीम जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगी। राजीव गांधी ब्लॉक स्तर उमरैन के ओलंपिक आज शुरू हो रहे हैं, 17 तारीख से 21 तारीख तक है। इसमें पुरुष वर्ग में 33 टीमें हैं और महिला वर्ग में 4 टीमें हैं। आज हमने 10 मैच रखे हैं और जो मैचेज हैं लगभग 4 मैच हो गए हैं। आज हमारी बीओ मैडम आई थी, उन्होंने मैच सब खिलाड़ियों से परिचय लिया और इस मैच में जो हमारे निर्णायक मुख्य निर्णायक साथ में यूनुस खान जी हैं, जो इस समय राजस्थान के मुख्य निर्णायक हैं और ये उमरैन ब्लॉक के मैच हैं। कितने मैच होंगे? इसमें 33 टीमें आई हैं, 33 पंचायतें और पुरुष वर्ग में है ये और 4 महिला वर्ग में है। 17 तारीख से लेके और 21 तारीख तक चलेगा टेनिस बॉल क्रिकेट। कब तक चलेगा? 17 तारीख से लेके 21 तारीख तक। बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान एवं आकलन पर आधारित द्वितीय चरण का शिक्षक प्रशिक्षण शिविर संपन्न हो गया। राजकीय प्रताप स्कूल में गुरुवार को कैंप का समापन हुआ। शिविर में उमरैन ब्लॉक के कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। वहीं रिसोर्स पर्सन मनोज कुमार राणा ने बताया कि यह कैंप 8 से 17 अगस्त तक आयोजित किया गया। ये प्रशिक्षण यहाँ सीबी ऑफिस उमरैन के मार्गदर्शन में और समसा अलवर के निर्देशन में यहाँ L1 वाले टीचरों के लिए FLN से प्रशिक्षण शुरू हुआ था और जिसमें 204 संभागी उपस्थित रहे हैं। ये शिविर आज संपूर्ण समापन की ओर है और आज ये शिविर 6 दिवसीय जो शिविर था ये आज कंप्लीट हो रहा है। इसमें बुनियादी साक्षरता और सभी शिक्षकों को अपने जो एजुकेशन में विद्यालयों में जाके जो नवाचार करने हैं उन सभी के बारे में संपूर्ण विभिन्न KRPओं द्वारा यहाँ सभी के लिए उपलब्ध जो सामग्री है उनके अनुसार इनको बताया जाकर प्रशिक्षित किया गया है और ये 6 दिवसीय शिविर आज समाप्त किया जा रहा है। इनर व्हील क्लब की अलवर इकाई द्वारा खुदनपुरी स्कूल में 260 बच्चों को स्कूल बैग एवं पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाई गई है। साथ ही चित्रकला प्रतियोगिता हुई और प्रतिभा सम्मान समारोह भी किया गया। क्लब अध्यक्ष अलका मित्तल ने बताया कि चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं सहित हॉकी और अन्य खेलों में नेशनल लेवल पर बढ़िया प्रदर्शन करने वालों को भी पुरस्कृत किया गया। साथ ही अलवर गॉट टैलेंट प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में चयनित बालिका पलक एवं कोमल का सम्मान हुआ। इस मौके पर अध्यक्ष अलका मित्तल को स्कूल परिवार द्वारा गायकवाड़ अवार्ड से सम्मानित किया गया। उधर कार्यक्रम में सचिव शारदा कटारिया, कोषाध्यक्ष अंजना सहाय, पुष्पा यादव, विनीता यादव, इंदिरा सिंह, अंजना अनिल, मित्तल फाउंडेशन से जुड़ी अमृता और प्रधानाध्यापक मदन मोहन आदि मौजूद रहे।
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का गुरुवार को समापन हो गया। शिविर में जिले भर से आए शिक्षकों को ई कंटेंट निर्माण का प्रशिक्षण दिया गया। अब ये शिक्षक बच्चों को पढ़ाते समय ई कंटेंट का प्रयोग कर अध्यापन में निखार ला सकेंगे। शिविर में जिले भर से आए 40 प्रतिभागी शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रजापति महाकुंभ को लेकर तैयारियां जारी हैं। संयोजक राजीव प्रजापति ने बताया कि इसे लेकर आयोजक टीम गांव-गांव में जनसंपर्क कर रही है। वहीं महाकुंभ कार्यक्रम को लेकर समाज में जोश देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में किथूर, बहादुरपुर, नारायणपुर और थानागाजी क्षेत्र में संपर्क साधा गया। इस दौरान संयोजक राजीव प्रजापति सहित कोषाध्यक्ष लक्ष्मण प्रसाद, सह कोषाध्यक्ष प्रकाश प्रजापति और हरचंद जाजोरिया मौजूद रहे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। प्रजापति महाकुंभ को लेकर नारायणपुर पुरुषोत्तम दास जी महाराज की पावन धरा पर कुमार समाज नारायणपुर समिति की मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग के अंदर कुमार समाज के आसपास से पधारे हुए समाज बंधुओं ने तय किया है कि अलवर 27 अगस्त के कार्यक्रम में महाकुंभ को सफल बनाने में यहाँ से हजारों की संख्या में लोग अपनी जोश और जुनून के साथ में पहुंचेंगे। उधर मालाखेड़ा क्षेत्र के विभिन्न गाँव में भी प्रजापति महाकुंभ के लिए प्रचार किया गया। इसके लिए प्रतिनिधि लीली, मालाखेड़ा, पृथ्वीपुरा, बीजवाड़, नावली, बलदेवपुरा और बालेटा पहुंचे। गौरतलब है कि 27 अगस्त को कंपनी बाग में प्रजापति समाज का महाकुंभ आयोजित किया जाएगा। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। लाल सोना कहे जाने वाली लाल प्याज की खेती के लिए किसान इन दिनों जुटे हुए हैं। अगस्त माह में प्याज के बीज को रोपा जाता है, वहीं 3 महीने बाद यह पककर तैयार हो जाएगा। दीपावली के आसपास प्याज की नई उपज मंडी में पहुंच जाती है। देखा जाए तो प्याज की खेती पूरे वर्ष तक चलती है। इन दिनों जारी रोपाई से पहले काश्तकारों ने प्याज के कण से गंठी बनने के बाद महीनों तक इसे घर में रखकर गर्मी और बरसात से बचाया था। गौरतलब है कि पिछले वर्ष भाव कम था और जलेबी नामक रोग भी लग गया था, लेकिन इस बार अच्छे दामों की उम्मीद के सहारे किसान प्याज की खेती को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। माचड़ी गांव में मौजूद काश्तकार गुड्डी यादव और आसू खान ने बताया कि महंगे भाव का बीज खेतों में लगाया जाता है, ऐसे में भाव अच्छे मिलेंगे तभी लागत निकल पाएगी। 2 साल से तो नुकसान ही गया है, उनमें रोग है। अब की बार भाव आने की भी उम्मीद है और क्या फसल अच्छी होने की भी उम्मीद है। शुरू कर दिया है अब लगाना। 1 बीघा में कितनी लागत आती है? 1 बीघा में लागत आती है 40-45 हज़ार। 40-45 हज़ार करीब। कितने महीने में तैयार हो जाएगी? ये 3 महीने में तैयार हो जाएगी। क्षेत्र में बिजली की भी समस्या है, किसान परेशान है। बिजली तो बिल्कुल नहीं आ रही, 5 घंटा कर दे। मंत्री से भी कही है, सुनता ही नहीं। अलवर जिले की लाल सोना कही जाने वाली प्याज, जो कि देश विदेश में स्वाद के लिए विख्यात मानी जाती है,
तो आज हम माचेडी क्षेत्र यानी कि अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में आए। तो यहाँ जो प्याज का बीज अब रोपण किया जा रहा है, अगस्त माह में प्याज का बीज रोपण किया जाता है और 3 माह में ये पककर तैयार हो जाता है और दीपावली के आसपास मंडियों में पहुंच जाता है, पककर तैयार हो जाती है। तो हम यहाँ किसान है, महिला किसान है, हम उनसे जान लेते हैं कि किस तरह का भाव है और गत वर्ष इनको कितना लाभ मिला था या कितनी नुकसान मिला था और 1 बीघा में कितनी लागत आती है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड्डी यादव है, माचड़ी के रहने वाले हैं। जो 3 साल से पिछड़ी जाति में हम जा रहे हैं, प्याजों से कोई भाव नहीं आ रहा है इसमें। तो हमारी फसल का कुछ भाव लगा हुआ है जो राजस्थान में बहुत कम भाव में जा रही हैं प्याज। किसान भी बहुत पिछड़े जा रहे हैं बहुत 3 साल से, और राजस्थान बहुत पिछड़ा जा रहा है ये चीज़ों से, क्योंकि इनका भाव नहीं है। और अब पता है आपको क्या भाव रहेगा? नहीं, इसका भी कोई पता नहीं है। उम्मीद है कि अच्छा भाव? हाँ, उम्मीद है, उम्मीद के हिसाब से हम लगाते हैं ये चीजों को कि अच्छा भाव मिल जाए। अच्छा भाव मिल जाए। तो 1 बीघा में कितनी लागत आती है अपने? 1 बीघा में हमारा आ जाती है 70-80 हजार की लागत आ जाती है 1 बीघा में। 1 बीघा में प्याज का कण कितना महंगा होता है? 4-5 हजार का भाव होता है। अभी जैसे मानसून भी अब एकदम गया, बरसात भी नहीं आ रही, तो किसान भाई कितने परेशान है? बहुत ज्यादा परेशान होते हैं इनसे, ये चीजों से भी, क्योंकि बारिश नहीं हो रही। मोलों का पानी लेते हैं जब लगाते हैं, खाद बीज सारा चीज मोल आती है, फिर भी मतलब भाव नहीं होता है तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। कोई आत्महत्या कर लेता है, बहुत कोई। अच्छा, और लाइट की बात करें तो लाइट कैसी आ रही है? लाइट भी बहुत कम देते हैं, क्योंकि आप खुद लाइट नहीं है। वोटों की वजह से तो लाइट खूब आती है, फिर बाद में बहुत कम देते जाते हैं, क्योंकि फसल सूख जाती है। हमारे राजस्थान में प्याजों की फसल सूख जाती है लाइट नहीं आने पर भी। अच्छा, फिर आप कितने दिन में आप लगा दोगे, फिर कब तक तैयार होगी? ये 3 महीनों में तैयार हो जाएगी, क्या दीपावली तक हो जाएंगी तैयार, फिर देखा जाएगा कि इनका क्या भाव रहेगा क्या नहीं है। तो हम बता दें कि जो किसान महिलाओं का कहना है कि मोटी लागत लगाकर हम प्याज की खेती करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ भाव नहीं मिलने पर तो इतनी लॉस हो जाता है कि किसान कई बार आत्महत्या तक कर लेता है, क्योंकि जो किसान है सिर्फ खेती पर निर्भर रहता है, इनके पास कोई और दूसरा काम भी नहीं है। तो ऐसे में अन्नदाता सिर्फ उम्मीदों के सहारे इस बार फिर प्याज की खेती कर रहे हैं। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा, कैमरामैन रमाकांत शर्मा के साथ ATL न्यूज अलवर। रैनी उपखंड क्षेत्र के रामनगर गांव में चारागाह भूमि पर बने कमरे को JCB की सहायता से हटा दिया गया। इस अतिक्रमण के खिलाफ तहसीलदार और उपखंड अधिकारी को शिकायत की गई थी। पटवारी ने तहसीलदार के निर्देशन में जांच की तो शिकायत सही पाई गई। इसके बाद मौके पर JCB बुलवाकर अवैध रूप से बने कमरे को तोड़ दिया गया। कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार राम खिलाड़ी मीणा, पटवारी उषा और संजय मीणा, मुकेश मीणा एवं नेमी चंद आदि मौजूद रहे। चूहड़ सिद्ध में विशाल भंडारा और सत्संग आयोजित हुआ। यहाँ एडवोकेट देशराज खरेरा भी पहुंचे, जो अलवर ग्रामीण से भाजपा टिकट के दावेदार हैं। कस्बा डेहरा शाहपुरा में उनका अभिनंदन भी हुआ। खरेरा भंडोडी गांव भी पहुंचे। इस दौरान मुकेश और महावीर सहित अन्य लोगों ने अतिथियों का स्वागत किया। आप सर्व समाज के बीच में और सब जनता जनार्दन के बीच में मैं आपसे यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि अगर मुझे कभी जीवन के अंदर अवसर मिला, किसी लायक मेरे हाथ में पावर आई और मैं जितना आज तक हूँ या आज मैं जब तक हूँ, जब मेरे लायक को भी काम आए तो मैं 24 घंटे आपके लिए आपकी सेवा में हाजिर हूँ, आगे भी रहूँगा। यही मेरी प्रार्थना है। आपने मुझे मान सम्मान दिया, ये पगड़ी पहनाई है, इसकी मैं हमेशा लाज रखूंगा, कभी इसको झुकने और गिरने नहीं दूंगा। मालाखेड़ा ब्लॉक स्तर के चयनित लाभार्थियों को स्मार्टफोन का वितरण राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में किया जा रहा है। गुरुवार को ग्राम पंचायत ढाकपुरी और भंडोडी के लाभार्थियों को यहां बुलाया गया। वहीं लोगों की खासी भीड़ देखी गई। उपखंड अधिकारी का कहना है कि अधिक भीड़ रोकने के लिए रोजाना 2 ग्राम पंचायत के लोगों को ही बुलाया जा रहा है। और वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इंदिरा गांधी स्मार्टफोन वितरण योजना का रामगढ़ विधानसभा में भी आगाज हो गया है। इसी कड़ी में ग्राम पंचायत बेरवास के लाभार्थियों को प्रधान नसरू खान की मौजूदगी में स्मार्टफोन प्रदान किए गए। राजकीय महाविद्यालय रामगढ़ में यह कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर विकास अधिकारी रामदयाल और अतिरिक्त विकास अधिकारी रमेश चंद्र उपस्थित रहे। वहीं स्मार्टफोन पाकर पात्र लाभार्थियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। कोठी नारायणपुर बाईपास पर मेजर दलपत सिंह देवली का 105वां बलिदान दिवस 23 सितंबर को मनाया जाएगा। इसकी तैयारियों को लेकर बैठक हुई।
वहीं जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में होने वाले रावणा राजपूत समाज के महासम्मेलन में भागीदारी पर भी चर्चा की गई। इसके लिए अलवर जिले के रावणा राजपूत समाज की बैठक कोठी नारायणपुर बाईपास पर संरक्षक रघुवीर सिंह भजेड़ा के सानिध्य में संपन्न हुई। जिलाध्यक्ष बलबीर सिंह बरेर और व्यापार मंडल उपाध्यक्ष मुकेश सिंह राजपूत ने बताया कि रेखा कंवर गौड़ को महिला संयोजक बनाया गया है। उन्हें सम्मेलन में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की भागीदारी को लेकर कमान सौंपी गई। उधर इस दौरान प्रदेश संगठन मंत्री नारायण सिंह परिहार, विजय सिंह खंगारोत, हजारी सिंह, बच्चन सिंह, सरवन सिंह और जितेंद्र सिंह जादौन आदि मौजूद रहे। मालाखेड़ा में ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आगाज हुआ। राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रांगण में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने इसकी शुरुआत की और मार्च पास्ट की सलामी ली। उन्होंने कहा कि सभी आयु वर्ग के खिलाड़ियों की प्रतिभा उजागर करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह खेल करवाए हैं। उधर उमरैन ब्लॉक में राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल का गुरुवार से आगाज हुआ। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। 33 ग्राम पंचायतों के खिलाड़ियों ने ग्रामीण ओलंपिक में भाग लिया। इस दौरान क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, रस्साकशी और वॉलीबॉल खेल खेले जाएंगे। शिक्षा अधिकारी का कहना है कि इन खेलों को लेकर स्कूली बच्चों और अन्य खिलाड़ियों में खासा उत्साह दिख रहा है। 24 संख्या 43 की अनुपालना में ग्राम पंचायत क्लस्टर स्तर पर आयोजित राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता 2023 के उद्घाटन की घोषणा करता हूं। तो आप सब लोगों को, बच्चों को जो मौका दिया है अशोक गहलोत जी ने दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें कोई उम्र नहीं है। कितनी भी उम्र के बच्चे और कितनी भी उम्र के बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष जो भी इसके अंदर भाग लेना चाहें वो भाग ले सकते हैं। बड़े बड़े इनाम सरकार ने रखे हैं और पूरी किट आप लोगों को सरकार की तरफ से मिल रही है। और मैं कहना चाहूँगा गहलोत जी ने भाई कोई कमी नहीं छोड़ रखी विकास के लिए भी। और हमारे यहाँ तो 2 खेल स्टेडियम, एक उमरैन में और एक चांदौली के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन कार्यक्रम है। कुल 177 टीम ब्लॉक स्तर पर भाग ले रही हैं 7 खेलों में, जिनमें रस्साकशी और खो खो का खेल मैदान ये माचड़ी वाला स्कूल हमने चुना है और कुछ ही देर में उद्घाटन कार्यक्रम होने वाला है। सर कितनी टीमें आई हैं? कुल टीमें 177 हैं और हमारे कबड्डी के, शूटिंग बॉल के और वॉलीबॉल के खेल उमरैन के खेल मैदान पे हो रहे हैं तथा क्रिकेट, टेनिस बॉल क्रिकेट का और फुटबॉल का हमारे प्रताप और यशवंत के ग्राउंड पर हो रहा है। आज सभी जगह उद्घाटन के मैच हो चुके हैं। अकबरपुर ग्राम पंचायत में भाजपा नेता अशोक वर्मा द्वारा पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कार्यकर्ताओं से चर्चा की गई। उन्होंने बूथ स्तर तक मजबूती सहित नए मतदाताओं पर भी फोकस करने की बात कही। वहीं स्थानीय कार्यकर्ताओं ने चुनाव में जीत दिलवाने के लिए एकजुटता का भरोसा दिलाया। उमरैन पंचायत समिति के मुख्य गेट पर ग्राम विकास अधिकारियों ने धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। यहां मौजूद राजेश मीणा का कहना है कि ग्राम विकास अधिकारी संघ की एक बैठक विकास अधिकारी कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में एजेंडे के अनुसार 2 बिंदुओं पर चर्चा की जानी थी। पहला बिंदु कार्मिक गुड्डी मीणा के पे स्लिप में गलत वेतन श्रृंखला दर्ज करने को लेकर था। साथ ही दूसरे बिंदु को लेकर आरटीआई सूचना पर जवाब पंचायत समिति के माध्यम से भेजा जाना था, लेकिन विकास अधिकारी ने ग्राम पंचायतों को यह सूचना प्रेषित करने के लिए पत्र लिख दिया। ऐसे में संबंधित कार्मिकों से इन बिंदुओं पर की गई कार्यवाही से अवगत करवाने के लिए कहा गया। इसके बाद असंतुष्ट ग्राम विकास अधिकारी बैठक का बहिष्कार कर पंचायत समिति परिसर में धरने पर बैठ गए। पंचायत समिति प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पंचायत समिति प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आवाज दो, आवाज दो। इंकलाब है, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। नर्सेज संघर्ष समिति के प्रदेश व्यापी आह्वान पर भिवाड़ी क्षेत्र के सरकारी चिकित्सा संस्थानों में सुबह 8 से 10 बजे तक कार्य बहिष्कार किया गया। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर रविंद्र सिंह यादव ने बताया कि कोरोना जैसी महामारी में भी नर्सिंग स्टाफ ने जान की परवाह किए बिना सरकार का पूरा साथ दिया था। इसके बाद भी नर्सेज की मांगों पर सरकार का कोई सकारात्मक रुख सामने नहीं आया है। उधर यूटीबी नर्सेज जिलाध्यक्ष मंजीत यादव के अनुसार 25 अगस्त को जयपुर में महापड़ाव डाला जाएगा। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। दिल्ली
वेतन भत्ता एक समान, वेतन भत्ता एक समान, जिंदाबाद। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अरे अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, जिंदाबाद। जी हमारा धरना पिछले 1 महीनों से चल रहा है कुछ 11 सूत्री मांगों को लेके स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। और अभी ये जो धरना है कि ब्लॉक लेवल पे भी जा चुका है, जिसमें CSC, PSC तमाम जितने भी हॉस्पिटल है, छोटे से लेके बड़े हॉस्पिटलों में ये धरना जारी है। और इसमें हमारी कुछ जो महत्वपूर्ण मांगे हैं उनमें से एक है कि हमारा जो नर्सेस का है एक अलग से केडर जो है वो गठित किया जाए निदेशालय। और एक दूसरी मांग है कि ये जो अभी नई भर्ती निकली है उनमें पद जो है बढ़ाए जाए। और तीसरी मांग है कि ये जितनी भी संविदा या जो ठेके की नौकरियां हैं उनको बिल्कुल जड़ से समाप्त कर दिया जाए। और चौथी मांग है कि जितने भी हमारे CHA लगे हुए हैं उनका पेमेंट बढ़ाया जाए और CHO का जो 35,000-30,000 पेमेंट है उनका 50,000 तक किया जाए। और एक मांग है कि जैसे जो ट्यूटर है, नर्सिंग ऑफिसर है, जितने भी उनको व्याख्याता की पद दिया जाए। और दूसरी मांग है हमारी कि नर्सेस का स्पष्ट जॉब चार्ट जारी किया जाए। इस तरह से हमारी कुछ मांगे हैं जिनको अगर अमल में नहीं लाया गया, जिनकी सुनवाई नहीं की गई, तो आगे हम ये धरना जो है हमारा और थोड़ा उग्र हो जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता एडवोकेट देवेंद्र दत्ता ने कार्यकर्ताओं के साथ गुरुवार को गोविंदगढ़ मंडल में भाजपा के पत्रक वितरण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान व्यापारी और युवा वर्ग से जनसंपर्क किया गया। वहीं टोल फ्री नंबर पर मिस्ड कॉल दिलवाकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाई गई। देवेंद्र दत्ता ने केंद्र सरकार की लाभकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने की अपील भी की। साथ ही कहा कि मौजूदा कांग्रेस सरकार से हर वर्ग परेशान है। उधर कार्यक्रम में हरप्रीत सिंह, अमनदीप सिंह, डब्बू सैनी, मंगत सिंह, ठाकुर दास और मोनू सेन आदि मौजूद रहे। आज पत्रक वितरण का अभियान था जिसको गोविंदगढ़ कस्बे में पत्रक वितरण करके हमने पूरा किया और मिस कॉल दिवाई 81-40-200 पे। और सभी से कहा कि भाजपा से जुड़े। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसको लेकर जिसके प्रचार प्रसार में आज गोविंदगढ़ कस्बे में हमने पत्रक वितरण किए और सब लोगों से भाजपा का प्रचार किया। और आइए अब डालते हैं नजर खैरथल तिजारा जिले की खबरों पर। मुख्यमंत्री द्वारा सड़क निर्माण कार्य का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ किया गया। जिला खैरथल मुख्यालय पर कलेक्टर कार्यालय सभागार में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें क्षेत्रीय विधायक दीपचंद खैरिया मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उधर जिला कलेक्टर डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा 4,430 करोड़ रुपए की लागत से 131 कार्यों का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर PWD विभाग के अधिशासी अभियंता भूरी सिंह समेत अन्य अधिकारी और प्रमुख नागरिक मौजूद रहे। आज सड़क भी इससे बड़ी एक सड़क और है, वो भी शायद 80 करोड़ के करीबन है, उसका भी होना बाकी है। 22 करोड़ की सड़क का काम चल रहा है, वो पहले ही हो गया। और 400 करोड़ के करीबन सरकार को गहलोत जी की देन है। यहाँ हमारे क्षेत्र में 400 करोड़ की सड़कें खैरथल में बढ़ रही है। नगर परिषद घोषणा हो चुकी है और ये मान के चलिए कि नगर परिषद का विस्तार भी धीरे धीरे आसपास से होगा। उधर जिला खैरथल के सचिवालय में गुरुवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा ने जन सुनवाई की। इसमें कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही किशनगढ़ विधायक दीपचंद खैरिया की भी मौजूदगी रही। वहीं लोगों ने अपनी समस्याओं से जिला कलेक्टर को अवगत कराया। तिजारा कस्बे में नगरपालिका प्रशासन द्वारा अलवर रोड पर बिजली घर तिराहे से लेकर सब्जी मंडी तक अतिक्रमण हटाया गया। अधिशासी अधिकारी नारायण गुप्ता ने बताया कि यहां सड़कों पर गंदे पानी की भराव की शिकायत थी। ऐसे में गुरुवार को नगरपालिका प्रशासन, तहसीलदार, पुलिस प्रशासन और PWD कर्मचारी मौके पर पहुंचे। यहां नालों पर दुकानदारों द्वारा पक्का निर्माण किया हुआ था। ऐसे में इस निर्माण को तुड़वाया गया है जिससे पानी का बहाव बाधित न हो। इस अवसर पर तहसीलदार बसंत परसोया, अधिशासी अधिकारी नारायण गुप्ता आदि मौजूद रहे। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर।
शहर विधायक ने मंत्री जूली पर पेयजल योजनाओं को रोकने के लगाए आरोप। कहा सिलीसेट से पानी लाने की स्कीम में डाली बाधा। वहीं ईस्टर्न कैनाल के लिए सीएम को प्रधानमंत्री से मिलने की दी सलाह। ज्ञानदेव आहूजा ने कहा गलत टिकट वितरण से भाजपा ने पिछली बार उठाया नुकसान। वहीं इस बार हर सीट का पार्टी रखेगी ध्यान। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं आहूजा। करोड़ों की फंसी रकम दिलवाने के लिए जन सुनवाई में पीड़ित जमाकर्ताओं ने लगाई गुहार। वहीं नेहरू गार्डन में बैठक कर मुख्यमंत्री के घेराव की दी चेतावनी। और 2 दिन से घर में मौजूद सांप ने मौका मिलते ही महिला की ली जान। मुंडावर के चांदपुर में मजदूरी करती थी मृतका। ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV।